मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, ये चीजें मैं काबिल साहब से एग्री हूँ। नहीं, बिल्कुल सही आपका ये है हनुमंत जी, आपने सही बोला है कि सर का तो पुडेंदु सर आप कुछ बोलना चाहिए, विलियम सैक्स सर की तरफ चलते हैं जी। हाँ। नहीं नहीं, प्रोफेसर सैक्स से आप कहिए, रिक्वेस्ट करें, मैं सुनना चाहूँ। सर ठीक है, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मुझे हिंदी बोलने का आदत नहीं है, मैं 3-4 महीने बाद हिंदी बोलता हूँ, और थोड़ा मेरे हिंदी थोड़ा वो ढीला हो गया है। मैंने ऐसे किया कि मेरे जो व्याख्यान है, मेरे भाषण वो छोटा है, 15 मिनट का है करीब, और मैंने थोड़ा रिसर्च करके गूगल ट्रांसलेटर और मेरे जो मददगार विद्यार्थियां हैं उन्होंने भी कुछ मदद की, लेकिन पता नहीं कितना रफ होगा मेरी भाषण। शेखर जी भी हैं वहाँ? जी सर, शेखर सर हैं। पाठक साहब को भी धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद। मुझे सबसे खुशी हुई कि शुरू में ये घुमंतू समाज वालों ने ही हमको कुछ सिखाया। ये नहीं है कि बस एकेडमिक्स बैठ के उनके बारे में बोला या नहीं, उन्होंने अपने बारे में हमको कुछ सिखाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो छात्र हूँ, आप लोगों की छात्र हूँ, भारत के लोगों के छात्र हूँ, और खास करके ये घुमंतू वालों का चेला हूँ, इसलिए आपकी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बात तो बहुत छोटी बात है, आपकी बात तो बड़ी है, तो फिर सर भी आपको इनवाइट कर रहे हैं सर, सभी घुमंतू लोग कि सर आए तो हम सर को अपने साथ घुमाएंगे कुछ समय के लिए यहाँ। वेरी गुड, बड़ी ये मैं ऐसे करना का आई वुड लाइक टू डू दैट वेरी मच। अच्छा, तो मैं अपने छोटा सा भाषा व्याख्यान पढ़ के सुनाऊंगा। जी सर। अगर हम आज अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि दुनिया में बहुत कम घुमंतू हैं। उनके आबाद भूमि के हाशिए पर धकेल दिया गया है कि ताकि सबसे अधिक अनुत्पादक क्षेत्रों में रहें। इसलिए मैं उनकी तादाद कम है। दुनिया भर में शायद 3 करोड़ लोग हैं, जो दुनिया में की आबादी का करीब 4% होंगे। also जो घुमंतू सारी दुनिया में नहीं सारी दुनिया में शायद 4%। लेकिन अगर हम इस दुनिया पर लोगों के लंबे इतिहास को देखें तो हम देखेंगे कि पूरे इतिहास में घुमंतू महत्वपूर्ण रहा है। घुमंतू हमारे दुनिया के इतिहास के दौरान ज्यादातर समय ज्यादातर लोगों के जीने का विशिष्ट तरीका रहा है। पुरातत्व से और समकालीन घुमंतू लोगों के अवलोकन से हमारे पास जो प्रमाण है वो ये है कि घुमंतू जीवन के एक तरीके के रूप में टिकाऊ है, माने सस्टेनेबल है, और इसमें हिंसा कम है। अगर लड़ाई हो जाता है तो एक छोटा समूह अपने मुख्य समूह से अलग हो सकता है और अलग भटक सकता है ना। लड़ाई झगड़ा इन समाजों में बहुत कम है, और तरीकों के माने और जीवन शैलियों के मुकाबले में बहुत कम है जहां भी देखें। मानव जाति के इतिहास के पन्नों में खेती बाड़ी और एक जगह टिकना बहुत देर से आया। ये शायद 50,000 साल पहले मध्य पुरापाषाण काल में दौरान शुरू हुआ, जब लोगों ने छोटे घरों और बस्तियों का बनाना शुरू किया और खेती बाड़ी से अपना भोजन तैयार किया। ये इंसानों के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता था। इन लोगों के अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि ये बीमारी और प्रारंभिक मृत्यु के प्रति ज्यादा संवेदनशील थे। ऐसे शायद इसलिए था क्योंकि वो अपने जानवरों के साथ रहते थे। माने उस जमाने के मुकाबले करें
जब लोग छोटी बस्तियों में रहने लगे और जब वो खेती बाड़ी करने लगे, तो इनकी आस्थाओं के माने वैज्ञानिक शोध से पता चलते हैं कि कई बीमारियों से पीड़ित थे, और जो लोग ये घुमंतू जीवन करते रहे और इन बस्तियों में नहीं बसे और खेती बाड़ी नहीं किया, और ये ज्यादा स्वस्थ रहे। ये करीब करीब वैज्ञानिकों से अप्रूव हो गया है। जानवर चोरी होते थे और अनाज गोदामों से भी चोरी होते थे। ये नई बस्तियां लड़ाई से भी जड़ी थी। खेत में काम करने के लिए दासों को माने स्लेव्स दासों को प्राप्त करने के लिए युद्ध की जरूरत थी। इंसान की नई बस्तियों में और सरकार की तरीकों की जरूरत थी। इसके साथ साथ माने ये जो क्रांतिकारी थी, बस्तियां में रहने की जो क्रांतिकारी थी, इसके साथ साथ हमें असमानता और पितृसत्ता के वृद्धि देखने को मिली। लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद बस्तियां इंसानों के जिंदगी का प्रमुख रूप बन गया। ये छोटी बस्तियां बहुत बड़े राष्ट्र राज्यों में विकसित हुई, जिनके बाह्य सीमाएं अक्सर साफ थी, लेकिन घुमंतू के लिए सीमाएं जरूरी नहीं थी। उन सीमाएं को ज्यादा महत्व नहीं रखा। उन्होंने नई बनावटी और अक्सर बदलती हुई सीमाओं को बेपरवाह नकार कर अपने पुराने मार्गों का पालन किया। इस तरह वे राज्य द्वारा संदेह की वस्तु बन गए, जो उन्हें आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। हमारे पास बहुत सी उदाहरण हैं। 11वीं शताब्दी माने 19वां शताब्दी की यूरोप में अधिकारियों का मानना था कि आपराधिक प्रवृत्ति लोगों के पूरे समूह के विरासत में मिली थी। घुमंतुओं को आपराधिकता का एक निशान माना गया यूरोप में 19वां शताब्दी में। जो घुमंती, उसी समय यूरोप में बहुत घुमंतु लोग थे और सरकार की दृष्टि में ये सब अपराधी थे, और कई कानून बनाए गए जो कि इन घुमंतुओं को माने काबू या उनको डाउन रखने के लिए वो कानून बनाए गए। यूरोप में जिनके पास कोई घर नहीं था और जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, उन्हें स्थायी समाजों के लिए खतरा माना जाता था। पुलिस द्वारा उन पर नजर रखा जाता था और अक्सर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था यूरोप में। और वास्तव में ये सच है कि बेघर भटकने वाले लोगों ने खाने से जुड़े हुए दंगों में भाग लेते थे। जब भी फसलें खराब हो जाती थी, तब ये मध्यकालीन यूरोप में जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन दंगाइयों के भी अपने उसूल थे। संपत्ति पर हमले हुए, लेकिन लोगों पर नहीं, जब तक कि वे जमानखोरी नहीं कर रहे थे। इस तरह की विचार भारत में कॉलोनियल प्रशासन द्वारा लिए गए थे। माने जो ये सोचने का ढंग था यूरोप के घुमंतु लोगों के बारे में, कॉलोनियल अथॉरिटीज माने ब्रिटिश सरकार ने भी इस प्रकार की कानून और इस प्रकार की सोच भारत में भी लगाया। कॉलोनियल अधिकारियों की प्रवृत्ति भारत को जातियों और जनजातियों के एक समूह के रूप में देखने और आपराधिक प्रवृत्ति वाले इनमें से कुछ समूहों की पहचान करने की थी। घुमंतु समूहों को लगभग हमेशा आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था। इन समूहों में से कई, जैसे कि तमिलनाडु के कोरवा में बहुत बड़े रिश्तेदारी के नेटवर्क थे जो पूरे भारत में फैले हुए थे। यद्यपि इस तरह की संबंधित विभिन्न समूह सांस्कृतिक रूप से बहुत अलग थे,
कॉलोनियल सरकार ने उन सभी को आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत करना आसान समझा। सर आपका माइक म्यूट हो गया है विलियम सर। हाँ, माने कि खाली इस घूमने की वजह से लोगों को अपराधी समझ गए थे। ये कॉलोनियल ब्रिटिश सरकार ने कई लोगों को अपराधी क्रिमिनल कैस्ट क्रिमिनल ट्राइब्स क्लासिफाई किया, खाली इसलिए क्योंकि उनका कोई फिक्स घर नहीं था, खाली इस कारण से, जिसमें मेव और मीना भी शामिल है। बंटूस और भुटुक के भी अपराधियों के रूप में देखा गया था और कॉलोनियल अधिकारियों के द्वारा सभी प्रकार के हिंसक कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। भारत की आजादी के बाद सरकार में ज्यादा कुछ नहीं बदला, जैसे कि मैंने शिलाजीत ठाकुरों पर एक दिल्ली में अपना स्वयं के शोध के दौरान पाया। माने ये शिलाजीत ठाकुर जो घूमते हैं शहरों में और दवाएं बेचते हैं, इनके साथ 2-3 सालों तक मैंने रिसर्च भी किया। जैसे में कि हर्बल दवा बेचने वाली घुमंतू के पूरे भारत में व्यापक रिश्तेदारी का नेटवर्क है। उनमें से एक ने मुझे कहा था कि साहब, जो कुछ हम आपको बताते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। और एक तरह से ये सच भी है। शिलाजीत ठाकुर राजस्थान के भाट जाति की तरह हैं, जिन्होंने मेरे जैसे मानव विज्ञान अलग अलग जवाब दिए। और सो एक दोस्त मेरे था, एक कोलीग, वो भाट जाति के रिसर्च किया, उन्होंने वो भी बताया उनको कि जो भी हम कहेंगे उसको नहीं मानना चाहिए। तो इस कोलीग को मैंने अलग अलग जवाब दिए जो उनके बारे में लिखना चाहते थे। हर बार जब उसने सोचा कि वो समझा गया है कि ये कौन है, उसने पाया कि उन्होंने उसे धोखा दिया था और वे उन्हें थे जो उन्होंने कहा था कि वे थे, और जो वो नहीं थे जो वो कहा थे। दोनों समूह सड़क पर रहने वाले लोग हैं जो अपने समझ से जीते हैं, लगातार पुलिस और अन्य अधिकारियों से चकमा दे रहे हैं। एक तरफ से गुडुलिया लोहारों से जुड़े होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वो चित्तौड़गढ़ के महाराजा राणा प्रताप के आधिकारिक वैद्य थे और शाही परिवार के साथ साथ कहाँ के महाराजा राणा प्रताप के आधिकारिक वैद्य थे और शाही परिवार के साथ साथ कहाँ की स्थानीय लोगों का भी इलाज करते थे। लेकिन जब ये मेरे साथी रहे ना, तो वो भाग गए और तब से एक स्थान पर बस शिलाजीत ठाकुर आपस में एक विशिष्ट भाषा बोलते हैं और उनके पास एक निकट के संबंधित अनुष्ठान भाषा भी है, जिसे मैं अपने फील्ड वर्क के दौरान देखने में सक्षम था। ऐसे गुप्त भाषाएं निम्न स्थिति सीमांत घुमंतू समुदायों की विशेषता है, जिन्हें अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है और यहाँ तक कि सताया भी जाती है। वे भारत और यूरोप के कई अन्य घुमंतू समूहों की तरह एक मुश्किल वातावरण में अपना बुद्धि से रहते हैं, जहां भी एक बहिष्कृत अल्पसंख्यक है। उनके रहन सहन के मतलब है कि पुलिस के साथ उनका लगातार मतभेद भी रहता है। अतिक्रमणकारियों के रूप में वे हमेशा खाली पड़ी जमीन की तलाश में रहते हैं। अच्छा, जगह जगह से वो चलते रहते हैं और जब एक खाली खेत मिलता है तो वो अपना डेरा लगाते हैं, कभी 3 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, कभी 1 साल। लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब पुलिस आएगा, कहा कि नहीं तुम्हारा परमिशन नहीं है और हटना पड़ेगा।
शायद उन्हें अपने तंबू के लिए कई लाभदायक स्थानों के साथ एक शहरी क्षेत्र में एक खाली प्लाट मिल जाता है, इसलिए वे अपनी प्राचीन बसों और कारवां के साथ पहुंचते हैं। अपने रस्सी और पोल टेंट, खाना पकाने के बर्तन, सोने का चारपाई और जीवन का अन्य सामान ले जाते हैं और खाली जगह पर कब्जा करते हैं। फिर उन्होंने बेदखली के बचने के लिए स्थानीय पुलिस के नियमित रूप से रिश्वत देना होगा, लेकिन अंततः रिश्वत की मांग बहुत अधिक हो जाती है या पुलिस को के ऊपर से आदेश मिलते हैं और शिलाजीत ठाकुर को एक बार फिर से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वो एक जगह की तलाश फिर से शुरू कर सकें। चूहे बिल्ली खेल एक कॉलोनियल काल की विशेषता था, जहां समान घुमंतू समूहों की नियमित रूप से आपराधिक जातियों और जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। इस तरह इस तथ्य से भी अपना होती कि सभी प्रकार के अधिकारियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पुलिस के अधिकारियों को चौकसी के लिए एक पते का आवश्यकता होते हैं। मैं पहले उसके बारे में बोलना चाह रहा था कि वो बार बार पुलिस को अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। पुलिस बार बार पूछते हैं कि आप दवाई बेच रहे हैं तो आपका क्या परमिशन है, आपका लाइसेंस आपका क्या है, और इनको इस सर्टिफिकेट की जरूरत है। और वो क्या करते हैं कि एक शहर में जाते हैं जहाँ एक वैद्य रहता है और ये वैद्य जो है अपने लिए सर्टिफिकेट बनाता है और जहां इस समय जहां भी रह रहे हैं उसी का पता, उसी की एड्रेस लिखेंगे। और जब पुलिस आएगा और कहा कि तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है, तुम्हारे लाइसेंस कहाँ है, तो इसको दिखा सकते हैं। मेरे पास एक फोटो है, मैं अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन काफी सरकारी रूप जैसे दिखता है। वो सरकारी रूप नहीं है, वो खाली फलानी वैद्य वो उसको बनाता है, लेकिन कम से कम वो रिश्वत देने से बचते हैं। कभी कभी पुलिस को दिखाया, ठीक दिखाया, एक स्टैंप है, एक सिग्नेचर है, उनका फोटो है, उनका पता है, और कम से कम रिश्वत नहीं देना पड़ता या पुलिस उनको ज्यादा उसको माने परेशान नहीं करते हैं। और फिर मैंने कहा कि अश्विनी जी को कि शायद अपने इंस्टीट्यूट में भी ऐसे सर्टिफिकेट बना सकते हैं और लोगों को सौंप देते हैं कि हाँ, उनका पारंपरिक ज्ञान तो है, उन्होंने एक प्रकार की स्टडी तो कर चुके हैं अपने परिवार से, और हो भी सकता है सारा प्रॉब्लम्स उससे ठीक नहीं होगा, मदद उससे तो अच्छा, मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाह रहा था, मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको शॉर्ट रखूंगा। खाली एक दो उदाहरण देना है कि इंडोनेशिया में भी और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक दो समुद्र के घुमंतू हैं जो अपने नावों में रहते हैं। उनका भी कोई फिक्स जगह नहीं है क्योंकि वो नाव में रहते हैं। वो अपने ही बोलते हैं कि जब हम जमीन पे चलते तो हमको बीमारी है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम स्वस्थ, हम ठीक है अपने नावों पे। लेकिन क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं है, इसलिए उनका जो सिचुएशन है, जो कानून और सरकार के प्रति बहुत मुश्किल है। एक और उदाहरण था बोर्नियो द्वीप, जो कि आजकल कालीमंथान बोलते हैं, कालीमंथान। वहाँ के डायक लोग वो भी घुमंतू हैं, और जिन डायक लोगों ने बस गए, जिनकी जमीन है, जिनकी जमीन की पट्टी है, वो सरकार के प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो अपने पुराने तरीके से अभी तक घूमते हैं उनका नहीं। वो एक और कई उदाहरण हैं, और खाली इसी वजह से कि लोग घूमने वाले हैं, घुमंतु, इसलिए उनको काफी नुकसान होता है। राज्य घुमंतुओं के कैसे देखता है ये तो हमने अभी देखी। जब हम मेरे अपने डिसिप्लिन मानव शास्त्र के अपने स्वयं अनुशासन को
और मुड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि हालांकि कई मानव विज्ञानियों ने देहाती घुमंतुओं का अध्ययन किया है, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी अपने सोच की जांच की हो। इसके बजाय उन्होंने आमतौर पर घुमंतु को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अभिनेताओं के रूप में देखा है। प्राकृतिक लोग माने जो मानव शास्त्री है, वो जब घुमंतु लोगों को देखते हैं वो समझते हैं कि ये तो प्राकृतिक लोग हैं, वो इस प्रकृति माँ से थोड़ा एकदम जुड़े हुए हैं, उनका इसे कोई टेंशन है। माने वो कहने का मतलब हो कि वो जानवर की तरह देखते हैं, वो मनुष्य की तरह नहीं देखते हैं, लेकिन जानवर उनका जो हमारे इकोलॉजिकल पर्यावरण से पूरा हार्मोनियसली रहते हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, उनका एक रोमांटिसाइजेशन है। इन दोनों के मामलों में घुमंतु खुद ही नजरों से ओझल हो जाते हैं। इसके बजाय हमारे पास अनुमानों की एक श्रृंखला है। भारत और अन्य जगहों पर आने वाले सरकारों को घुमंतुओं के भटकने से खतरा है। उन्होंने घुमंतु द्वारा राजनीतिक सीमाओं के सम्मान की कमी से खतरा है ना, चाहे यूरोप हो, चाहे कॉलोनियल सरकार भारत में हो, चाहे आजकल की भारत सरकार है, सब सरकार राज्य घुमंतुओं को जरा खेद से, सस्पिशन से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्थायी जगह नहीं है, क्योंकि वो सीमाओं को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर काबू नहीं रखा जा सकता है, इसलिए वो थोड़ा सस्पिशन से देखते हैं। और मानव विज्ञानी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षति के बारे में चिंतित है आजकल, और इसलिए वे घुमंतु पर पर्यावरण की सेंस जैसे समझते हैं, एक छवि पेश करते हैं, उसकी टिकाऊ जीवन शैली को मापने की कोशिश कर रहे हैं और इसे संख्याओं और आंकड़ों के एक सेट में बदल सकते हैं, जिसका उपयोग अन्य लोगों द्वारा किया जा सकता है। माने बहुत ही समाजशास्त्री उनकी घुमंतु जीवन शैली को मापना और गिनना चाहते हैं, ताकि उसमें स्टैटिस्टिक्स में लिखा जा सकता है। मेरा मानव है कि इन चीजों का एक समाधान ये है कि मैं जिस तरह से मानव विज्ञान करता हूँ, घुमंतु को अपनी तरह, अपनी समस्याओं और समाधानों, अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ इंसानों के रूप में देखता हूँ। घुमंतुओं के पास वास्तव में बहुत ज्ञान होता है, और उनमें से कुछ अन्य जगहों के लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। इसके बारे में मैं जानने की सबसे अच्छा तरीका है कि उनके साथ रहें, उनके भाषा बोलें, जो जैसे वो शर्मा साहब करते हैं, उनके साथ रहें, उनकी भाषा बोलें, जो वे करते हैं उनका निरीक्षण करें, और जो वे कहते हैं उसे सुने। एक असामान्य पौधे या जानवर का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक के रूप में उनके पास न जाएं। इसके बजाय उनके पास ऐसे जाएं होना चाहिए, एक छात्र एक गुरु के पास, जैसे एक छात्र एक गुरु के पास जाता है सुनने के लिए तैयार, तब शायद आप कुछ सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा इसके अनुवाद से थोड़ा कठिनाई हुई, शायद बेहतर लगता है जब मैं खाली ऐसे ही बोलते हैं। नहीं सर, आपने बहुत ही अनुवाद करता हूं तो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। हिंदुस्तानी बहुत सुंदर भाषा है और शुद्ध हिंदी कुरूप भाषा है, क्या बताएं। सर आपने बहुत अच्छा और बहुत सुंदर और बहुत ही सहज तरीके से बहुत ही कम समय में सागर तौर पे आपने बात रखी सर। और आपने हिंदी भी बहुत अच्छी है सर, ये तो मतलब हमारी जितनी ही है सर, इसमें तो कम नहीं है आपकी हिंदी भाषा भी सर।
और आपका सर प्रोनाउंसिएशन भी ने बहुत सागर में सागर भर दिया है। हाँ सर, विलियम उसमें सर जो ने एक सागर में सागर भर दिया है। हाँ बिल्कुल। और सर उसमें जो एक बिंदु था, जो अभी आपने जो बात बताई थी कि उनको जैसे कि स्टेट का, और एक एक जो बिंदु जैसे था, इनकी जो पंचायत अपनी है, सभी समाजों की एक अपनी जो 12 वाली पंचायत है, उसमें सर इनका जो देखने का तरीका है कि सिंगीवाल है, वो सिंगीवाल 3 रुपया बोलता है वो पंचायत का। 3 रुपया का मतलब होता है सर, एक मुद्दई जो केस लेकर के जाता है, जिसकी कोई शिकायत होती है, यानी कि 1 रुपया उसका। 1 रुपया जो वहाँ पंच रहेगा, जो सर वो पंच बैठते हैं उन्हीं के समाज के, 1 रुपया उनका। और 1 रुपया जो दूसरा पक्ष है सर उसका। 3 रुपये ऊपर सर उसकी पंचायत है। जोगी सपेरे की पंचायत सर 1 रुपया की है, जो मुद्दा लेके जाता है वो 1 रुपया है। जो गोंड चित्तौड़िया जिनका सर हमने जड़ी बूटी वालों को देखा था, उनकी 12 रुपया है। अब सर वो जो ये अपने मामले जो सुलझाते हैं सारे उनके बिरादरी के लोग बैठ के, अब वो स्टेट को गलत नहीं कह रहे हैं, वो जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल सिस्टम है उसके ऊपर वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो अपना बैठ करके वो सिरकी बोलते हैं सारे गुमंतु। सिरकी बंद यानी कि जो सर जैसे आप ये तंबू देख रहे हैं, ऐसे जो सिरकी बनाई, जो तंबू पे छत बनाई, तो जितने ऐसे लोग हैं जो तंबू पे छत लगा के ऐसे तरह तंबू में रहते हैं, उनको सिरकी बंद भाई बोलते हैं वो अपने आप को। तो वो स्टेट के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑटोमेटिकली उनको ये क्रिमिनल ठहरा देती है कि आप एक सरकार से अलग लीगल सिस्टम आप चला रहे हैं, जबकि उन्होंने स्टेट को क्वेश्चन नहीं किया। अगर आप चौकी थाने पुलिस में जाएंगे तो वो ये नहीं कह रहे कि आप पुलिस में मत जाइए, वो अपना एक वो फैसला वो कर रहे हैं। लेकिन स्टेट ने एक एक मतलब जो देखने का तरीका बनाया, अगर आप ऐसे अपने फैसले करेंगे तो आप स्टेट के काम में दखल दे रहे हैं। तो एक एक सर जो अलग अलग तरीके से जो उनको, जैसे कि वो एक एक प्रश्न आपने पूछा भी था कि सर कैसे उनको क्रिमिनल बनाने का, वो तो वो ऑटोमेटिकली वो अपना काम कर रहा है, अचानक से ही वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाता है उस स्टेट के एक्ट के जरिए सर। और हमारे साथ शेखर पाठक सर हैं। सर शेखर पाठक सर ने